हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर से इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंट व्यूज अबाउट इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स है उसका अर्थ क्या है और फिर इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग डेफिनेशंस है या किस प्रकार से जो है विभिन्न जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी है और उसी के आधार के ऊपर किस प्रकार से इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट जो उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये ऑनलाइन वीडियो। आज अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र जो है सभी विषयों में सिरमौर है, क्योंकि आज प्रत्येक जो इकॉनमी है, कोई भी देश है, कोई भी सरकार है, सभी का जो मुख्य फोकस रहता है वो आर्थिक विकास रहता है। और अर्थशास्त्र के अंदर हम जो है सारी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र जो है सभी विषयों में सिरमौर बना हुआ है। किंतु आज इसको ये जो मुकाम हासिल हुआ है, आज ये अर्थशास्त्र जो एक विकसित विषय बन चुका है, सदा से ये ऐसा नहीं है। इसको ये मुकाम हासिल करने में, यहाँ तक पहुँचने में जो है सदियाँ लगी है। पहले अर्थशास्त्र जो है अपने आप में कोई एक स्वतंत्र विषय नहीं था, यानी अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि ये जो राजनीतिक शास्त्र की जो एक शाखा थी, जिसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो उस समय जो है ये पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक ब्रांच होती थी, जिसके अंदर जो है इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता था। किंतु बाद में महसूस किया गया कि इकोनॉमिक्स जो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसको जो एक अलग विषय के रूप में जो अध्ययन करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, मनुष्य के लिए आर्थिक गतिविधियां जो है उनका विस्तार होता गया, मनुष्य का आर्थिक क्षेत्र जो है उसके अंदर जो है हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ता गया, उसके बाद से जो है अर्थशास्त्र का महत्व और ज़्यादा बढ़ा है। और इसलिए बाद में महसूस किया गया कि जो विषय इतना महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य के जो है दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, उसको हम जो किसी अन्य विषय के एक ब्रांच के रूप में अध्ययन करके उसके साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए इकोनॉमिक्स जो है एक अलग सब्जेक्ट के रूप में जो है आप बाद में पढ़ा और पढ़ाया जाने लगा। अब हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का मीनिंग जानते हैं। अर्थशास्त्र जो है वो शब्द इकोनॉमिक्स से निकला है, इसलिए जो अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमिक्स का हिंदी वर्जन है, यानी हिंदी रूपांतरण है। इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के ओइकस और नेमिन से निकला है। अब हम इकोनॉमिक्स का अर्थ जानने के लिए इन दोनों शब्दों को अलग अलग से देखते हैं कि इनका क्या अर्थ है, फिर उसके आधार पर हम इकोनॉमिक्स का अर्थ जानेंगे। ओइकस जो है उसका अर्थ होता है ग्रह यानी घर, और नेमिन का अर्थ होता है प्रबंधन, कि जिस प्रकार से एक जो घर होता है उस घर के अंदर जो ज़रूरतें होती है वो असीमित होती है, लेकिन उन ज़रूरतों को पूरा करने वाले साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। फिर घर के अंदर अगर आप गृहिणी को मुख्य मानते हैं तो एक गृहिणी लगातार जो होती है वो उन सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के बीच में लगातार चुनाव करती रहती है। जैसे मान लीजिए कि अपने घर के अंदर जो दूध है उसकी मात्रा सीमित है। अब दूध के बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। दूध को हम डायरेक्ट पीने में प्रयोग कर सकते हैं, दूध से खीर बनाई जा सकती है, उससे दही बनाया जा सकता है, उससे लस्सी बनाई जा सकती है, उससे जो है मक्खन निकाला जा सकता है, उससे मिठाई बनाई जा सकती है। लेकिन अगर घर के अंदर दूध की कमी है तो फिर ये चुनाव किया जाएगा कि क्या दूध का प्रयोग चाय बनाने में किया जाए, क्या दूध का प्रयोग जो है पीने में किया जाए, मिठाई बनाने में किया जाए, या किसी अन्य उपयोग में उसको लाया जाए। तो इस प्रकार जो है घर के अंदर एक गृहिणी लगातार जो है चुनाव की प्रक्रिया से जो जूझती रहती है या लगातार चुनाव करती रहती है सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच में, उसको हम जो है इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स को जो है एक आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं। ये तो हमने इसका जो है शाब्दिक अर्थ लिया है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र जो है ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव की असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच चयन का अध्ययन किया जाता है। यानी जो मनुष्य है उसकी आवश्यकताएं असीमित होती है। असीमित आवश्यकताओं का मतलब ये है
कि जैसे ही मनुष्य की एक आवश्यकता पूरी होती है, उसी के साथ मनुष्य की एक से अधिक आवश्यकताएं पैदा हो जाती है। या हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुष्य की एक आवश्यकता पूरी नहीं होती, उससे पहले जो है नई आवश्यकता पैदा हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको साइकिल की ज़रूरत है, जैसे ही आप साइकिल लेकर के आते हो, आपको ये लगता है कि भी हमें मोटरसाइकिल लाना चाहिए, उसके बाद गाड़ी होनी चाहिए, फिर हमारे पास में जो है हवाई जहाज़ होना चाहिए, या अन्य आवश्यकताएं जो है पैरेलल डेवलप होती रहती है। लेकिन इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। अगर हम साधन को आय मानते हैं, आय के रूप में अगर हम साधन को लेते हैं, तो हमारी आय जो होती है सीमित होती है। उस सीमित आय से हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो है फिर चयन करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकताएं सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाए। उसके बाद अगर धन बचता है, आय बचती है, तो फिर कौन सी आवश्यकता को पूरा किया जाए। तो इस प्रकार लगातार जो चयन की प्रक्रिया वो चलती रहती है। यही जो है अर्थशास्त्र कहलाता है। मनुष्य को चयन क्यों करना पड़ता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। मनुष्य को चयन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। असीमित आवश्यकताओं का हमने डिस्कस कर ही लिया कि असीमित आवश्यकताओं का मतलब क्या है। दूसरे, साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, इसलिए हम सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तो हमें कुछ आवश्यकताओं को छोड़ना पड़ता है, कुछ आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो फिर हमें यह चयन करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकताओं को छोड़े और कौन सी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास में जो है 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए में आप मकान बना सकते हो। 5 लाख रुपए में आपका जो है किसी बेहतरीन कॉलेज के अंदर एडमिशन हो सकता है। 5 लाख रुपए में आप गाड़ी ले सकते हो। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपनी आवश्यकताओं का प्रेफरेंस तैयार करोगे कि सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए कि पहले कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, तो वो 5 लाख रुपए जो कॉलेज में एडमिशन के लिए लगा दोगे। नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास में और रुपए आते हैं, तो दूसरी आपकी आवश्यकता हो सकती है कि भी हमें अपने पास में जो है अपना मकान होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम आप मनी जो है मकानों पर खर्च करोगे। उसके बाद में आप जो है गाड़ी के बारे में सोचोगे। लेकिन जैसे ही आवश्यकताएं पूरी होंगी, उससे पहले आपकी जो है नई आवश्यकताएं पैदा हो जाएंगी। इस प्रकार ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब चयन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो विभिन्न साधन होते हैं, उनके अलग अलग उपयोग होते हैं। जैसे मान लीजिए दूध है। अगर दूध का प्रयोग केवल चाय बनाने में किया जाता तो चयन की समस्या ही नहीं होती, क्योंकि और तो हम उसका कोई उपयोग कर ही नहीं सकते, तो चयन नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार से मान लीजिए कि बिजली है। बिजली से अगर केवल लाइट ही जलाई जाती, प्रकाश ही करने का कार्य किया जाता, तो हमें चयन नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार से चयन जो है अर्थशास्त्र के अंदर तभी किया जाता है जब तीन रीजन्स एक साथ हों। आवश्यकताएं असीमित हो, साधन सीमित हों और साधनों के विभिन्न उपयोग हों। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं होती है, तो फिर चयन की समस्या पैदा नहीं होगी। अब चयन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर हम उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखें, तो उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने पर व्यय करता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अगर हम उत्पादक के दृष्टिकोण से देखें, तो उत्पादक अपने साधनों का इस प्रकार से चयन करता है ताकि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो। और अगर हम समाज के दृष्टिकोण से देखें, तो समाज अपने संसाधनों का इस प्रकार से चयन करता है ताकि अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से चयन के जो उद्देश्य है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग संस्थाओं के लिए अलग अलग होते हैं। दूसरा, अर्थशास्त्र जो होता है, क्योंकि इसके अंदर हम मानव की धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वो उपभोग से संबंधित हो, चाहे वो वितरण से संबंधित हो। तो इसलिए जो इकोनॉमिक्स है उसको धन का शास्त्र या धन संबंधी शास्त्र भी कहा जाता है। तो ये हमने जो है साधारण तरीके से जानने की कोशिश की कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। तो अर्थशास्त्र का अर्थ ये है कि जिसके अंदर मनुष्य के जो है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मनुष्य अपनी सीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों के द्वारा अपने असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है। आइए अब जानते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा एक विकास, यानी अर्थशास्त्र का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसका विकास की जो कहानी है वो इसकी परिभाषाओं में छिपी हुई है। तो इसकी हम जो अलग अलग समय के अंदर जो अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, उनको हम जो है विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले जो है अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी 1776 के अंदर।
अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा डॉक्टर मार्शल ने दी थी 1890 में। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दी थी 1932 में। और इसके बाद जो है अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा आई, जो कि किसी एक अर्थशास्त्री की देन नहीं है। इसमें सिमुलसन, पीटरसन, फर्गुसन आदि अर्थशास्त्रियों ने जो है विकास संबंधी परिभाषा दी है। तो आइए अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। धन संबंधी परिभाषा, यह परिभाषा एडम स्मिथ ने 1976 में दी थी। और एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय जो है एडम स्मिथ को जाता है। हालांकि उन्होंने अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत दिए हैं वो कोई अपने आप में सिद्धांत नहीं है, लेकिन वो एक विचारधाराओं का जो एक ताना बाना है, जिसने आगे अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों को विकसित करने में मदद की है, उनके लिए एक मार्गदर्शक का कार्य किया है। और ये जो धन संबंधी परिभाषा है ये 1776 के अंदर एडम स्मिथ की पुस्तक आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जो है धन संबंधी परिभाषा दी है। तो आइए अब हम जानते हैं धन संबंधी परिभाषा क्या है। अर्थशास्त्र की परिभाषा कौन सी? धन संबंधी। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज है। तो इसमें एडम स्मिथ ने यह बताया कि भी अर्थशास्त्र वो शास्त्र है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि भी एक देश है, उसका धन है, उसकी नेचर क्या है, यानी किस किस चीज को एक देश के अंदर जो है धन माना जाता है। क्या केवल सोने चांदी को धन माना जाएगा, या उसके अंदर अनाज भी शामिल होगा, क्या उसमें पशुधन को भी शामिल किया जाता है। और दूसरा, उस धन के कारणों की खोज की जाती है कि वो धन है वो कैसे पैदा होता है, किस प्रकार से उस धन को बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से एक देश का विकास उस धन को बढ़ा करके किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो है एडम स्मिथ की धन संबंधी परिभाषा है। परिभाषा याद करते समय आप एक चीज का ध्यान रखना, परिभाषा को हमेशा एज इट इज याद किया जाता है, एज इट इज लिखना होता है। इसमें हम अपनी तरफ से ना तो कुछ जोड़ सकते हैं, ना इसमें से हम जो है कुछ कट कर सकते हैं। तो आप इस चीज का अवश्य ध्यान रखिएगा। इस परिभाषा में कौन सी कमी है? क्योंकि शुरुआती परिभाषा थी, शुरू के अंदर कोई भी चीज आती है तो उसके अंदर कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। तो धन संबंधी जो परिभाषा थी इसमें केवल धन को महत्व दिया गया था। इसमें केवल यही है कि भी धन क्या है, वो किस प्रकार से पैदा किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जो अर्थशास्त्र उसका उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना होता है। तो इसके अंदर जो है मनुष्य के भौतिक कल्याण की अवहेलना की गई है। तो ये जो इसकी सबसे बड़ी कमी है कि इसमें ये नहीं बताया गया है कि मनुष्य का भौतिक कल्याण किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो जब इसकी ये अवहेलना की गई भौतिक कल्याण की, तो ये इसके अंदर एक कमी थी। उस कमी को जो है पूरा करने का कार्य जो है वो डॉक्टर मार्शल ने किया, और उन्होंने भौतिक कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। और ये परिभाषा उन्होंने 1890 में दी। उनकी जो ये परिभाषा थी, उनकी एक पुस्तक आई थी 1890 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर डॉक्टर मार्शल ने भौतिक कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। तो आइए जानते हैं ये परिभाषा क्या है। कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। सबसे पहले अर्थशास्त्र के अंदर हम मनुष्य की का अध्ययन करते हैं, और मनुष्य के भी व्यावसायिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी इसके अंदर मनुष्य के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ये व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है, यानी इसके अंदर एक व्यक्ति के कार्य का भी अध्ययन किया जाएगा और पूरे समाज के कार्यों का भी अध्ययन किया जाएगा। कौन से कार्यों का अध्ययन किया जाएगा? जिनका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उनके उपयोग करने से। यानी इसके अंदर हम उन पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उन पदार्थों के प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं जिनसे मनुष्य को भौतिक कल्याण प्राप्त होता है, मनुष्य का जो आर्थिक कल्याण होता है। और इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से उन पदार्थों को उत्पादित किया जा सकता है, किस प्रकार से उन वस्तुओं को जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। तो जो धन संबंधी कल्याण की परिभाषा थी, जिसके अंदर भौतिक कल्याण को इग्नोर किया गया था, डॉक्टर मार्शल ने उस कमी को पूरा करने का प्रयास अपनी इस परिभाषा में किया है। लेकिन यह परिभाषा भी जो है पूर्ण नहीं है। इस परिभाषा के अंदर भी जो इकोनॉमिस्ट है
उन्होंने कमियां जो है पाई है। तो इसमें सबसे पहली कमी है कि अर्थशास्त्र मानव के सभी आर्थिक कार्यों का अध्ययन करता है, जो चाहे व्यक्ति समाज में रह करके करे, चाहे समाज से बाहर एकांत में रह करके करे। क्योंकि एकांत में किसी जंगल में अकेले रहने वाला व्यक्ति है, उसके लिए भी कल्याण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए। तो जो भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा है वो केवल मनुष्य के समाज में रह करके किए जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का ही अध्ययन करता है। तो ये इसके अंदर एक कमी है, ये एकांत में या समाज से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन नहीं करता। दूसरा, अर्थशास्त्र जो होता है गैर कल्याण आर्थिक कार्यों का भी अध्ययन करता है। यानी अर्थशास्त्र सभी कार्यों का अध्ययन करता है, चाहे उससे कल्याण हो या ना हो, लेकिन इस परिभाषा में केवल भौतिक कल्याण प्रदान करने वाले कार्यों का ही अध्ययन करना अर्थशास्त्र का कार्य माना गया है। जैसे शराब से कल्याण नहीं होता समाज का, लेकिन शराब के प्रोडक्शन का भी इकोनॉमिक्स के अंदर अध्ययन किया जाएगा कि एक शराब की फैक्ट्री का मालिक किस प्रकार से प्रोडक्शन करे, कौन सी रणनीति अपनाए ताकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। एक कंज्यूमर है, वो भी डिसीजन लेता है कि वो शराब का किस हद तक सेवन करे ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो इस प्रकार गैर कल्याण वाले कार्यों का भी अध्ययन इकोनॉमिक्स में किया जाता है। आगे, अर्थशास्त्र भौतिक और भौतिक दोनों प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। यानी इसके अंदर भौतिक वस्तुओं का प्रोडक्शन भी आता है और सेवाओं का प्रोडक्शन भी शामिल किया जाता है, लेकिन डॉक्टर मार्शल ने इसमें केवल भौतिक वस्तुओं के प्रोडक्शन के ऊपर ही फोकस किया है, तो ये भी इसकी कमी है। तो इस प्रकार भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा है वो भी त्रुटियों से अछूती नहीं है। आगे है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, और ये परिभाषा जो रॉबिन्स ने दी थी 1932 में, और उनकी ये जो परिभाषा है वो 1932 में उनकी पुस्तक आई थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। तो इस पुस्तक के अंदर उन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है। परिभाषा क्या है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों और असीमित उद्देश्यों से संबंधित मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी अर्थशास्त्र के अंदर हम उन कार्यों का अध्ययन करते हैं जिसमें सीमित साधनों और मनुष्य का जो विभिन्न उद्देश्य है, उन सीमित साधनों से मनुष्य जो है अपने उद्देश्यों को किस प्रकार से पूरा करता है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वे कौन कौन सी गतिविधियां अपनाता है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में मानव का क्या व्यवहार रहता है, इसका अध्ययन जो है इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो दुर्लभता शब्द का प्रयोग किया है, दुर्लभता का मतलब क्या है? एक वस्तु की मात्रा जो है वो 10 है और दूसरी वस्तु की मात्रा जो 50 है, आपके हिसाब से कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी? जिस वस्तु की मात्रा 10 है वो, या जिस वस्तु की मात्रा 50 है वो? चलिए अभी पता चल जाएगा आपने सही सोचा या गलत। जब तक हमें वस्तु की मांग के बारे में पता नहीं चलता तब तक हम उस वस्तु की दुर्लभता के बारे में पता नहीं लगा सकते। मान लीजिए जब वस्तु की मात्रा 10 हमारे पास उपलब्ध है और मांग केवल 7 वस्तुओं की है तो उसको हम दुर्लभ नहीं मानेंगे। दूसरी अवस्था में जब वस्तुओं की मात्रा 50 उपलब्ध है लेकिन 70 वस्तुओं की मांग है तो उस अवस्था के अंदर वस्तु दुर्लभ है। तो कोई भी वस्तु दुर्लभ तब बनती है जब वस्तु की पूर्ति मांग की तुलना में कम रह जाती है, यानी मांग ज्यादा होती है उसकी तुलना में वस्तु की पूर्ति कम रह जाती है तो वस्तु दुर्लभ बनती है। इसमें जो है वस्तु की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, डिमांड और सप्लाई जो होता है दोनों में कंपैरिजन के आधार पर हम वस्तु की दुर्लभता का पता लगाते हैं या साधनों की दुर्लभता का पता लगाते हैं। अब इसमें भी कमियां हैं। कौन कौन सी कमियां हैं? पहला तो ये जो परिभाषा ये काफी जटिल है, जिसमें उन्होंने दुर्लभता शब्द प्रयोग किया गया है। सीमित साधन है, सीमित आवश्यकताएं जो होती है उनका किस प्रकार से पता लगाया जाए, ये जो है अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। दूसरा, इसमें ज्यादा व्यावहारिकता नहीं है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि मनुष्य हर वक्त चुनाव में खोया रहता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में इतना सक्षम नहीं होता है कि हर वक्त वो जो है लाभ और लागत को ध्यान में रखते हुए चयन करता रहे कि कौन सी आवश्यकता से मुझे अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है, कौन सी आवश्यकता को मैं पहले पूरा करूं ताकि मुझे अधिकतम लाभ मिले। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है ज़्यादातर जो होता है इतना सक्षम नहीं होता कि वो लाभ लागत विश्लेषण कर सके। इसलिए
ये जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, जिसको ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यह अर्थशास्त्र को केवल मूल्य निर्धारण का माध्यम मानता है कि इसने अर्थशास्त्र को ये बता दिया कि भी ये प्रत्येक जो चयन है उस चयन के मूल्य का निर्धारण करे कि भी किस चयन से आपको अधिक संतुष्टि मिल रही है, किस वस्तु का चयन आप करते हो तो उससे आपको कम संतुष्टि मिलती है। तो अर्थशास्त्र को इसने केवल मूल्य निर्धारण का माध्यम बना दिया है। इसमें मानव कल्याण को शामिल नहीं किया गया है कि इसके अंदर कहीं भी ये नहीं जिक्र नहीं है कि भी मनुष्य का अधिकतम कल्याण किस प्रकार से किया जा सकता है। और इसमें यह भी नहीं बताया गया कि जब मनुष्य अधिकतम कल्याण की बात करता है तो अधिकतम कल्याण को प्राप्त करने के संबंध में उसको कौन कौन सी समस्याएं आती है और उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये जो है इस परिभाषा की कुछ कमियां हैं। अब तक हमने देखा था, चाहे वो धन संबंधी परिभाषा हो, चाहे वो डॉक्टर मार्शल की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा हो, चाहे वो रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा हो, सभी में कुछ न कुछ कमियां हैं। तो इसके बाद जो है विकास केंद्रित परिभाषा आई, जिस परिभाषा ने इन सभी परिभाषाओं की कमियों को दूर करने की कोशिश की है। अब इसने कमियों को जब दूर करने की कोशिश की तो इसमें इसने किसी भी एक विचार को शामिल नहीं किया गया, बल्कि इसके अंदर अनेक अर्थशास्त्री थे जिन अर्थशास्त्रियों ने विकास केंद्रित परिभाषा दी है, जिसमें इन अनेक अर्थशास्त्रियों के विचारों को शामिल किया गया। इसमें सैमुअल्सन है, पीटरसन है, फर्गुसन है आदि के विचारों को शामिल किया गया है। इसमें पहले की परिभाषाएं जो थी, जैसा हमने जिक्र किया, धन संबंधी परिभाषा हो, चाहे वो भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा हो, चाहे वो दुर्लभता संबंधी परिभाषा हो, सभी में कोई न कोई कमी थी। तो उसके अंदर कोई न कोई खास बात भी थी। तो उनकी जो कॉमन बातें थी, जो सभी में महत्वपूर्ण थी, उन सभी बातों को जोड़ करके एक नई परिभाषा दी गई, जिसको विकास केंद्रित परिभाषा कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। एक, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मानव के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, अधिकतम संतुष्टि, इसमें भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा शामिल है। दूसरा, सीमित साधनों का उचित प्रयोग कैसे किया जाए, यानी चुनाव की बात आती है। ये रॉबिन्स की जो है दुर्लभता संबंधी परिभाषा है। तो इस प्रकार इसके अंदर जो है मनुष्य जो है इस प्रकार से विभिन्न साधनों का, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का चयन करता है ताकि अधिकतम संतुष्टि वो प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से इस परिभाषा के अंदर भौतिक कल्याण और दुर्लभता से संबंधित विचारों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से विकास संबंधित जो परिभाषा है वो ये बताती है कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो संसाधन उनका चयन किया जाए ताकि एक समाज का, एक व्यक्ति का जो है अधिकतम कल्याण हो, और जब उसका अधिकतम कल्याण होगा तो उनका विकास भी होगा। तो इस प्रकार विकास संबंधी परिभाषा जो है वो अपने आप में जो है विकास का एक विस्तृत मार्ग जो उसको दर्शाती है। और इसी के साथ हमारा जो आज का ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।